नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम कुछ भी पाठों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने मोनोकार्ड प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हम बीज का निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। बीज निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, यह निषेचन प्रक्रिया के पश्चात जब किसी पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज होता है। बीज का निर्माण ओव्यूल के द्वारा होता है, जो किसी भी ओवरी में जो ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल मतलब अंडाशय में जो बीजांड उपस्थित है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद इसी बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम बीजांड की बात करते हैं तो मानते हैं कि ये कोई बीजांड है। ठीक, ये कोई बीजांड है। अब इस बीजांड में ये फ्यूनिकल है, ये इंटेगुमेंट है, माइक्रोपाइल और उसके अलावा ये जो है हाइलम है, ये हाइलम, जहाँ पे ये जुड़ा होता है किसी पौधे के ओवरी से, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक, और ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा, जिसे हम ब्लू कलर से कलर कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा न्यूसिलस क्या है? न्यूसिलस है। अब इसी न्यूसिलस के अंदर, इसी न्यूसिलस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूसिलस में एम्ब्रियो सैक पाया जाता है और माइक्रोपाइल रीजन की तरफ एक सेल पाई जा रही है ना, दो सिनर्जिड सेल, ये दोनों सिनर्जिड सेल और एक सेल। चलाजा रीजन की तरफ 3 एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं और बीच में 2 केंद्र उपस्थित होता है, जिसे द्वितीय केंद्र कहा जाता है। अब निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो ये पूरा का पूरा इस ओवरी का, ये मानते हैं कि ये पूरी ओवरी है। ठीक, क्या है? ये ओवरी है, पूरी की पूरी ये ओवरी है। इस ओवरी में जो यहाँ पे बीजांड उपस्थित है, ओवरी में जो बीजांड उपस्थित है, पूरा का पूरा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब बीज में जो पार्ट पाए जाते हैं, कौन सा भाग किस में परिवर्तित हो जाता है, अब हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो है, जो यहाँ पे बीजांड वृंत है, ये फ्यूनिकल से कहा जा रहा है, ये फ्यूनिकल जो है आगे चल के बीज वृंत में परिवर्तित हो जाता है, बीज वृंत में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर ये जो न्यूसिलस है, जो ब्लू कलर का न्यूसिलस बना हुआ है, न्यूसिलस आगे चल के पेरिस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। पेरिस्पर्म सभी पौधों में नहीं पाया जाता, कुछ ही पौधों में ये अवशेष के रूप में बचा होता है, जो पेरिस्पर्म होता है, जैसे काली मिर्च, बीट रूट है ना, इसमें पेरिस्पर्म पाया जाता है। अभी यहाँ पे जो द्वितीयक केंद्रक है, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात ये इंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है, इंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। एग सेल एम्ब्रियो का निर्माण करती है। एग सेल किसका निर्माण करती है? एम्ब्रियो का। एग सेल एम्ब्रियो का निर्माण करती है। और यहाँ पे जो अध्यावरण या इंटेगुमेंट बचा हुआ है, ये सीड पोड का निर्माण करता है। इंटेगुमेंट सीड पोड का निर्माण करता है।
सीड कोट का निर्माण करता है। अभी ये जो सीड कोट है, इंटेगुमेंट में जो सीड कोट है वो दो होते हैं। अब बाहर की तरफ थोड़ी सी हार्ड कवरिंग पाई जाती है जिसे हम टेस्टा कहते हैं। किसी भी सीड में जो हार्ड कवरिंग होती है उसे टेस्टा कहते हैं, और इसी की जो सॉफ्ट कवरिंग होती है, सीड की जो सॉफ्ट कवरिंग होती है उसे टेगमेन कहते हैं। अभी आजकल फ्रूट्स काफी आ रहे हैं जिसे आप खाते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। अब ये तरबूज में अगर आप उसका सीड निकालेंगे तो जो ऊपर उस सीड के ऊपर जो ब्लैक कलर की कवरिंग पाई जा रही है वो उसकी टेस्टा, ठीक है। उसके अंदर की जो कवरिंग है जो सॉफ्ट होती है उसे हम टेगमेन कहते हैं, ठीक। आउटर कवरिंग जो काफी हार्ड होती है उसे हम टेस्टा कहते हैं। इनर कवरिंग सॉफ्ट होती है उसे हम टेगमेन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखते हैं बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। जो ओव्यूल है वही सीड का निर्माण करती है। बीजांड के दोनों अध्यावरण जो इंटेगुमेंट है वो किसका निर्माण करते हैं? सीड को, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक टेस्टा और दूसरा टेगमेन। आउटर कवरिंग टेस्टा जो काफी हार्ड होती है। बीजांड का नष्ट हो जाता है। जितने भी प्लांट है मैक्सिमम पौधों में जो न्यूसिलस है वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें न्यूसिलस अवशेष के रूप में बचा होता है और उसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, परिभ्रूणकोष, पेरिस्पर्म कहते हैं। अभी किन किन पौधों में पाया जाता है? जैसे काली मिर्च, चुकंदर। अभी यहाँ पे एक चित्र के द्वारा आप देख पाएंगे, ये चुकंदर का सीड है जिसमें आपको पेरिस्पर्म देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसका ये कॉटिलीडन है, चुकंदर का ये कॉटिलीडन है। ये क्या है? एम्ब्रियो का हाइपोकोटाइल है और ये एंडोस्पर्म काफी कम मात्रा में बचा हुआ है। सीड कोट, आउटर कवरिंग को सीड कोट कहा जा रहा है। एंडोस्पर्म हाइपोकोटाइल है और ये इधर ही, जिधर हाइपोकोटाइल उधर ही रेडिकल पाई जाती है। ये कॉटिलीडन है उनके, ये कॉटिलीडन है। ये प्लूम्यूल है, ये उसका प्लूम्यूल है। ये क्या है? प्लूम्यूल है। ये कॉटिलीडन, ठीक है, कॉटिलीडन। अभी ये वाला जो भाग आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये इस बीट का क्या है? बीट के सीड का पेरिस्पर्म आपको ऑरेंज कलर का इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस चित्र के द्वारा आपको पेरिस्पर्म दिख गया होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इसमें जो आगे दिया गया है कि जो प्रतिमुखी व सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, इसमें एंटीपोडल सेल और साथ ही साथ इसकी जो इसमें एम्ब्रियोसाइट में जो सिनर्जिड सेल होती हैं, सिनर्जिड, एक सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सेट कर देते हैं। सिनर्जिड सेल होती है, वो भी नष्ट हो जाती है। लेकिन सिनर्जिड सेल, एक एपरेटस में लगा हुआ एक सेल, सिनर्जिड सेल के साथ लगी हुई एक सेल किसमें परिवर्तित हो जाती है? वो एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। आगे इसमें है बीजांड द्वार। बीज में छिद्र के रूप में ही रहता है। किसी भी बीज में एक छोटा सा पोर बना होता है और उसी के द्वारा जो सीड है, अभी सीड में जो माइक्रोपाइल रीजन होता है, किसी भी ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल रीजन होता है, अभी इस माइक्रोपाइल रीजन के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे पोर बना ही रहता है और यहीं से इसी पोर के द्वारा कोई भी सीड ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और साथ ही साथ जब सीड जर्मिनेशन होने की प्रक्रिया होती है तो सीड जर्मिनेशन के समय इसी पोर के द्वारा वाटर इस सीड के अंदर प्रवेश करता है जिससे सीड जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है बीजांड द्वार बीच में छिद्र के रूप में ही रहता है। जो बीजांकुरण के समय ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, H2O होना चाहिए, दो बार ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही लिख दिया है। तो ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है, जिससे क्या होता है, सीड जर्मिनेशन हो जाता है। सीड जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन में ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता मतलब मात्रा नहीं मिल पाएगी किसी भी सीड को, तो वह सीड नम नहीं होगा और जर्मिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई भी सीड जो होता है, कोई भी सीड जो होता है बेटा, वो क्या होता है कि जब वह सीड अवस्था में आता है, कोई भी ओव्यूल जब वह सीड बन जाता है, कोई भी ओव्यूल जब वह सीड बन जाता है तो वो अपना 90% वाटर लॉस कर देता है। 90% वाटर को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, वाटर को लॉस कर देता है। अब 90% वाटर जब उसका लॉस हो जाता है तो वो पूरी तरह से लगभग ड्राई हो जाता है। इतना ही पानी अपने पास सुरक्षित रखता है जिससे वो सीड जीवित रह सके। अगर वो नम रहेगा, अगर उसके पास वाटर की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो उस पर फंगस और बैक्टीरिया इन सब का आक्रमण होगा, जिससे सीड क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसे, क्योंकि सीड काफी दिनों तक डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है, मतलब प्रसुप्तावस्था में सीड रहता है। प्रसुप्तावस्था क्या होती है भी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये प्रसुप्तावस्था जो सीड की होती है, उसमें उसको सुरक्षित रहना पड़ता है। इस वजह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो 90% वाटर को लॉस कर देता है, ठीक। लेकिन जब सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है तब उसको और वाटर की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। आगे इसमें लिखा गया है प्रसुप्तावस्था या डॉर्मेंसी। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। प्रसुप्तावस्था या डॉर्मेंसी क्या होती है, तो किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के बाद वह सीड जितने दिन प्रसुप्तावस्था मतलब सीड जर्मिनेशन मतलब कोई भी सीड जब तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद फिर उसके बाद जब वह जर्मिनेट होता है, मतलब उसको खेत में जब बोया जाता है, उस दौरान वह सीड जितने दिनों तक रेस्ट करता है, आराम करता है, उसे उस सीड की प्रसुप्तावस्था या डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा या फिर आपको ही, अगर आप ही कोई काम करके आई, घर में कोई भी काम करके आई, आपसे कहा जा रहा है, लगातार कोई काम कराया जा रहा है, घर में सुबह उठे आप, उठने के बाद मम्मी कही बेटा ये काम कर दो, फिर कोई मिला आपसे, फिर उसने कहा अब ये काम कर दो, पापा आ रहे हैं, पापा कह रहे हैं ये काम कर दो, तो आप लगातार कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। आपको बीच बीच में रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। लगातार अगर आप काम करेंगे तो आपको थकान मिलेगा और आपके काम की वो क्षमता अच्छी नहीं होगी जो नॉर्मल आप रेस्ट करके करेंगे तो अच्छी होगी। उसी तरह सीड, कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है, अब इस पौधे में जो भी फल लगे हुए हैं, ये कोई फल है, मान लेते ये सरसों का फल है, ठीक है। अब ये सरसों का जब फल है, अब इस सरसों से, अब जो सरसों यहाँ पे पैदावार हुई है आपकी, या फिर कोई गेहूं का अनाज, गेहूं है या धान है, ठीक है। अभी जो पैदावार हुआ है, पैदा होने के जस्ट बाद आप इसकी खेत में बुआई नहीं करते। अगर आप इसकी खेत में बुआई तुरंत करेंगे तो पहली बात तो उसके लिए एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि इस सीड की जो उत्पादन क्षमता है वो भी कम रहेगी। अब कोई भी सीड जब सूखता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने पे सूख जाता है और वह इस निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। निष्क्रिय अवस्था में जब सीड चला जाता है तो उसे उस सीड की डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। हाइबरनेशन, जैसे कोई भी चीज जब सुप्ता अवस्था में रहता है तो उसको उसके हाइबरनेशन पीरियड, वैसे ही यहाँ पर सीड की जो हाइबरनेशन पीरियड होता है उसे उसकी प्रसुप्तावस्था कहते हैं। उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इसको हम अगले वीडियो में या फिर इसका हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे देंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल में दिया गया है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी क्या डॉर्मेंसी पीरियड काफी कम होती है, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी डॉर्मेंसी पीरियड काफी ज्यादा होती है, जैसे फोनिक्स डाइलेफेरा
ये एक प्लांट है जो क्या है 2000 साल तक डोरमेंसी पीरियड में रहा है। खुदाई के बाद जब ये सीड प्राप्त हुआ तो उसको जब उगाया गया, कहीं पे बोया गया इस बीज को, फिर उसके बाद जब उसको उगाया गया तो वो आज भी उग गया है, 2000 साल बाद भी उगा है और अच्छा उत्पादन दे रहा है। इसे डेट पाल्म भी कहते हैं। ये ल्यूपिनस आर्कटिकस, ये आर्कटिक जो महाद्वीप है, एक है आर्कटिक, दूसरा है अंटार्कटिक, है ना। किसी भी ग्लोब पे अगर आप देखेंगे तो इसमें दो छोर पाए जाते हैं इस धरती पे। तो इस पे जो आर्कटिक और अंटार्कटिक की बात करेंगे तो आर्कटिक जो महाद्वीप है वहां पर ये सीड देखने को मिला है, ल्यूपिनस अरेक्टिकस, उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है, जो 10,000 साल तक लगातार 10,000 साल तक डोरमेंसी पीरियड में रहा है। फिर उसके बाद उसको जब उगाया गया तो वो उग गया और आज जो है उस पौधे से सीड और फ्रूट्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो है अनेक पौधों में बीज निर्माण होते हैं और समय पर जो उसके भ्रूण है विकास हेतु संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग कर लेते हैं। आप लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जो अपने भ्रूण का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अभी शायद एक दिन पिछले वीडियो में हमने इस बात पे चर्चा की है कि एंडोस्पर्म के आधार पर सीड दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्रूणपोषी, दूसरा भ्रूणपोषी। तो सेम वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो सीड क्या करते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जब उनका किसी भी सीड का एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसी समय पूरा एंडोस्पर्म को पूरा समाप्त खर्च कर लेते हैं, पूरा एंडोस्पर्म खर्च कर लेते हैं। तो अभी इस ऐसे सीड को हम अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस या इसको नॉन एंडोस्पर्मिक है ना, सीड कहते हैं। इसमें आता कौन कौन सा है, जैसे जो दलहनी फसलें हैं जैसे सेम, चना, मटर, ये सब क्या है एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर ही अपना पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खर्च कर लेते हैं। जितने भी एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उनके कॉटिलीडन काफी ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि अपना पूरा का पूरा एंडोस्पर्म सीड के डेवलपमेंट में यूज कर लेते हैं, जिससे वो क्या होता है कि काफी ज्यादा स्वस्थ सीड तैयार होता है। अब ये उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कॉटिलिडनरी नोड है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पीले कलर का, ये कॉटिलिडनरी नोड है, ये प्लूम्यूल्स है, ये क्या है प्लूम्यूल्स है, और ये क्या है रेडिकल है। ठीक, अभी इस सीड में ये काफी डेवलप सीड है, जिसे हम क्या कहेंगे, क्यों डेवलप है ये इसलिए डेवलप है क्योंकि इसने अपने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म का उपयोग कर लिया है, जिससे ये काफी स्वस्थ है। जैसे नॉर्मली जो खाते पीते खानदान के बच्चे होते हैं वो काफी हट्टे कट्टे होते हैं, और जो जिनके घर में केवल पेट भरने का भोजन मिलता है वो बच्चे काफी पतले दुबले होते हैं। तो उसी तरह से जो पूरा अपना एंडोस्पर्म का यूज कर लिया वो अच्छा खासा है, स्वस्थ है। और ऐसे सीड जो भ्रूण परिवर्तन के समय पूरे भ्रूण का उपयोग नहीं करते हैं, और परिपक्व होने के बाद उनका जो एम्ब्रियो उस सीड का, बीज का क्या है एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। तो वो क्या होता है पतले दुबले या फिर वो उतने हट्टे कट्टे सीड नहीं दिखाई देते। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सीड अच्छे ही नहीं होते जो अपना पूरा एंडोस्पर्म खर्च कर लेते। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनके कॉटिलीडन ज्यादा विकसित होते हैं वो
वो ऐसे ही सीड होते हैं जो अपना का पूरा एंडोस्पर्म खर्च कर लिए हैं। ऐसे सीड जिनकी कॉटिलिडन कम विकसित है, कम विकसित इसीलिए है क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खर्च नहीं कर पाए हैं। जैसे इसमें गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड, नारियल, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड है, क्योंकि इनमें भ्रूण परिवर्धन के बाद भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि केवल मोनोकाट प्लांट ही एंडोस्पर्मिक होते हैं और डाइकाट प्लांट ही नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ मोनोकाट प्लांट भी ऐसे होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और कुछ डाइकाट प्लांट भी ऐसे होते हैं जो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम डाइकाट प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, और मैक्सिमम मोनोकाट प्लांट कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक का मतलब ये है कि ये कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, एल्ब्यूमिनस, ठीक। और इसमें क्या है, डाइकाट प्लांट नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। अभी आपको एल्ब्यूमिनस का मतलब उसमें जो एंडोस्पर्म काफी ज्यादा डेवलप बचा हुआ है, ठीक। अब जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि ये एंडोस्पर्म काफी ज्यादा बचा रह जाता है डाइकाट सीड की अपेक्षा, ठीक है। अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। इस सीड के माध्यम से हम देख पाएंगे, जैसे ये क्या है, ये एक बीन सीड है, देख पा रहे होंगे कि इसका कॉटिलिडन काफी ज्यादा डेवलप है, देखिए कितना खाते पीते खानदान का लग रहा है, इसका कॉटिलिडन खाते पीते खानदान का लग रहा है। लेकिन यहीं पे इस सीड की बात करेंगे तो इसका कॉटिलिडन देखिए सूखा सा, ये केवल इतना सा, इसका कॉटिलिडन केवल इतना सा दिखाई दे रहा है, जिसे स्कुटेलम के नाम से जाना जाता है। ये कॉटिलिडन इतना सा, इसमें देखिए कितना हरा भरा कॉटिलिडन दिखाई दे रहा है। इसका कॉटिलिडन कम विकसित है क्योंकि इसने अपने एंडोस्पर्म को बचा के रखा है। ये देखिए इतना ज्यादा एंडोस्पर्म बचा के रखा है, ये पूरा का पूरा इसका एंडोस्पर्म है जो बचा हुआ पड़ा हुआ है। इसने उस एंडोस्पर्म का उपयोग नहीं किया, इसी कारण इसका जो ये है कॉटिलिडन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, ठीक। इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये भी कोई डाइकाट प्लांट का यहाँ पे चित्र जो दिया गया है, ये उसका कॉटिलिडन है, ठीक है। और ये मोनोकाट प्लांट मतलब मेज का कॉटिलिडन है, ये भी डाइकाट प्लांट का कॉटिलिडन दिखाया गया है। इसका जो ये कॉटिलिडन है, ये देखिए पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ये डाइकाट प्लांट का ही है। यहाँ पर देखिएगा ये टेस्टर का है, ये जो है किनारे की तरफ इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है, किनारे की तरफ इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है। ये पूरी तरह से इसका जो कॉटिलिडन है यहाँ पे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म किनारे की तरफ अच्छी खासी मात्रा में बचा हुआ है। जब पूरी तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो कौन सा भाग क्या बनाता है, अभी पीछे हम देख चुके हैं, इस चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड वृंत जो है बीज वृंत का निर्माण करता है। अध्यावरण या इंटेगुमेंट जो है बीजावरण मतलब सीड, जैसे ये सीड है, सीड के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसे हम सीड पोट कहेंगे, उसका निर्माण करता है, जो दो होते हैं, एक टेस्टा एक टेगमेंट। टेस्टा हार्ड होता है और टेगमेंट कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। एंटीपोडल सेल और प्रतिमुख कोशिकाएं और क्या है, सहायक कोशिकाएं। एंटीपोडल सेल और सिनर्जी सेल ये दोनों क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। बीजांड काय
बीजांड का जो होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जा रहा है नष्ट, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भ्रूणपोष होते हैं जिनके चारों तरफ या अवशेष के रूप में पाया जाता है। जैसे हमने बताया था आपको, क्या बताया था, काली मिर्च, काली मिर्च, और क्या, चुकंदर, चुकंदर, ठीक है। आगे है एक्सेल। एक्सेल जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज, फिर उसके बाद किसमें, भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाती है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो पहले प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है, बाद में वो एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड द्वार, बीज का सूक्ष्म छिद्र रहता है जिसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन और जल का प्रवेश होता है किसी भी सीड में। अभी जो चीजें अभी हम ऊपर बताए हैं, अभी यहाँ पे देखें, किसी भी बीज के अंकुरण की जो क्षमता होती है, किसी भी बीज की अंकुरण की क्षमता, कोई भी सीड की जो डार्मेंसी पीरियड होते हैं उसी की बात यहाँ पे की गई है। डार्मेंसी पीरियड, कितने टाइम पे कोई भी सीड उगता है, या फिर कोई भी सीड कितने दिन तक डार्मेंसी पीरियड है, वह अवधि जब बीजों का अंकुरण शक्ति, जब तक बीजों की अंकुरण शक्ति बनी रहती है, तब इसे बीज की अंकुरण क्षमता कहते हैं। इसे बीजों का अंकुरण काल भी कहा जाता है। ऐसा टाइम जब तक बीज के अंदर कोई ऐसी क्षमता हो कि वह क्या कर सके, अंकुरित हो सके। ऐसा ना हो कि वो उसको आप 10 साल 15 साल, कोई कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी विएबिलिटी पीरियड जो होती है, डार्मेंसी पीरियड जो होती है, वो कितनी होती है कि मुश्किल से साल 2 साल होती है। अगर आप उसे 10 साल रखे हुए हैं, फिर आप उसको जाके खेत में बोएंगे तो वह बीज सड़ जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन उससे पौधा नहीं उगेगा। तो वह क्षमता जिससे क्या होता है कि सीड में अंकुरण की क्षमता बनी होती है, वह अवधि जिसमें सीड अंकुरण की क्षमता को कायम किया रहता है, उसे उस सीड की डार्मेंसी पीरियड कहते हैं। जैसे नॉर्मली मानवों की अगर बात करेंगे तो मानव में मादा मानव, मतलब किसी महिला के अंदर संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो क्या होती है कि लगभग 43 से 50 वर्ष तक ही होती है। उसके बाद वो महिला बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता को समाप्त कर देती है। वो इसलिए क्योंकि उसके शरीर में एक बनना समाप्त हो जाता है। नॉर्मली जब तक वो महिला बच्चे जन्म करने की क्षमता रख रही है, तो वो क्या है कि वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग ले रही है। उसी तरह से यहाँ पर बीज भी क्या है कि अंकुरण की क्षमता जब तक रखते हैं, वह क्या है, उस सीड की डार्मेंसी पीरियड होती है। अब ऐसे सीड जो बीज की जीवन क्षमता कुछ ही महीने होते हैं, लेकिन कुछ बीज सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, है ना। जैसे खजूर, जिसे हम डेट पाम कहते हैं, फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, 2000 वर्ष पुराने बीज भी क्या करते हैं, अंकुरण की क्षमता रखते हैं, है ना। और उसके अलावा इसी तरह से एक आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिले इस क्या 10,000 यहाँ पे 10 रहना चाहिए, इस लिखा हुआ है, 10,000 वर्ष पुराने ल्यूपिनस आर्कटिकस के बीज न केवल अंकुरित हुए बल्कि उसमें पुष्पधारी पादप भी उत्पन्न हुए। ये उसकी बात किया जा रहा है, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। अब बात करेंगे यहाँ पर निर्माण की। तो कोई भी पौधा जो है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद कोई भी ओवरी, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि फल क्या है, तो फल जो है वो मेच्योर ओवरी को हम क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व
अंडाशय को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात भी फ्रूट्स, बिना निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात भी फ्रूट्स बनते हैं और निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात फ्रूट बनते हैं। जैसे फ्रूट बनने के दो टाइप हो सकते हैं, जिनमें ओवरी फर्टिलाइजेशन में भाग ले रही है, ओवरी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग ले रही है, उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग ले रही है उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। और जिनमें ओवरी निषेचन की प्रक्रिया पे फ्रूट बनाने में भाग नहीं ले रही है उसे हम फाल्स फ्रूट कहेंगे। इसके आधार पर फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, फ्रूट टू टाइप। एक ट्रू फ्रूट और दूसरा फाल्स फ्रूट। सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल से तात्पर्य मतलब ओवरी फल बनाने की प्रक्रिया में भाग ले रही है, ओवरी निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले रही है। यहाँ पर फ्रूट का निर्माण ओवरी के किसी पुष्प के किसी और भाग से हो रहा है। जैसे पुष्प का जो रिसेप्टिकल होता है, जैसे थैलमस कहते हैं, जहां पर पुष्प के सभी अंग आके जुड़ते हैं, जैसे ये सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, है ना, और एंड्रूसियम गाइनोसियम जहां पे आके जुड़ते हैं। कभी कभार ये भी क्या करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं, मतलब फ्रूट बनाने की प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं, तो उसे हम फाल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी है ना, काजू, ये तीनों जो है क्या है? फाल्स फ्रूट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय से निर्मित फल को सत्य फल कहते हैं। ठीक, कुछ पादप प्रजाति जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी में फल का निर्माण पुष्पासन से होता है, अतः इन फल को असत्य फल या आभासी फल कहा जाता है ना। ऐसे फ्रूट जिनमें निषेचन में क्या हो कि ओवरी भाग ना ले रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? फाल्स फ्रूट कहेंगे। कभी कभी कुछ अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाते हैं, ऐसे फल को हम अनिषेक फल कहेंगे। अनिषेक फल एक ऐसा फ्रूट होता है जैसे निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का, मादा गैमीट का फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है, जाइगोट, फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया फॉलो ना करके ये क्या करेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया करेंगे ही नहीं, और बिना निषेचन के ही जो एग है, मतलब ओवरी है, बिना निषेचन के ही ओवरी क्या करेगी? फ्रूट का निर्माण कर देगी। बिना निषेचन के ही ओवरी फ्रूट का निर्माण कर देती है। तो ऐसे फल को हम पार्थिनोकार्पी फ्रूट कहेंगे। ठीक, ऐसे फल को हम पार्थिनोकार्पी फ्रूट कहेंगे या अनिषेक फलन कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, जैसे केला, अंगूर, पपीता, अनानास, ये सब कैसे फ्रूट्स हैं? ये सब पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स होते हैं। अभी नॉर्मली ज्यादा जल्दी से जल्दी फ्रूट का उत्पादन करने के लिए या फिर सीडलेस फ्रूट का उत्पादन करने के लिए कुछ हार्मोन का छिड़काव अगर पौधों पे कर दिया जाता है, तो वो भी क्या करते हैं? पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं। जैसे जिबरेलिन हार्मोन का अगर छिड़काव कर दिया जाए, वो क्या करते हैं? पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं। कार्पी। तो हार्मोन कौन सा हार्मोन है? यहाँ पर ऑक्सिन होता चाहिए, ऑक्सीजन लिख गया है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन का अगर छिड़काव किसी पौधे पे कर दिया जाए,
वो क्या कर सकता है, पार्थिनोकार्पी कर सकता है। ये जो है ये फाल्स फ्रूट का फिगर, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ये सेब जो है वो क्या है, फाल्स फ्रूट है ना। ये स्ट्रॉबेरी है, ये फाल्स फ्रूट का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल हम असंजनन या फिर एपोमिक्सिस की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।